Okay, so hi guys, this is GCP training day 6. Okay, so एज़ यूज़ुअल जैसा हम लोग करते हैं राइट, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं राइट। तो एजेंडा देखते हैं आज का क्या है। सबसे पहले तो क्विक रिकैप करेंगे अपन, क्विक रिकैप ऑफ डे 5। उसके बाद आज कुछ ना नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं कंप्यूट ऑफरिंग देख रहा हूँ जीसीपी के अंदर कौन कौन से अवेलेबल्स हैं राइट, तो हमने अभी एक्सप्लोर किया कि कंप्यूट इंजन है वहाँ पर MIG होता है, UMIG होता है, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तुम्हारे इमेजेस क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें राइट। बट एज़ पर द यूज़ केस है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं कंप्यूट इंजन ले रहा हूँ वो ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप का मॉडल है जो कि कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू फंक्शन एज अ सर्विस या इस टाइप के ऑफरिंग के कंपैरिजन में राइट। तो अगर मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसको ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत नहीं है और प्राइसिंग जो है ना उसको बहुत लो रखना है ताकि अभी अभी जस्ट स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास दूसरे भी ऑफरिंग्स अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन यूज़ केसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सामने वालों को रिकमेंड कर सकते हैं कि चलो भाई ये तुम्हारे यूज़ केस के लिए परफेक्ट है। जैसे कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि कौन कौन से कंप्यूटर ऑफरिंग अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो देखे थे वहाँ पर कई यूज़ केस आता था कि हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर अगर कोई बंदा आता है और वो अपना एक्सेल फाइल अपलोड करता है, देन एंड देन तुम्हारा बैकएंड का कोड रन होना चाहिए और उसको PDF में कन्वर्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं करना चाहिए वर्क करेक्ट। बट अगर मैं ऐसे यूज़ केस के लिए कंप्यूट इंजन दूंगा राइट, तो ऑल द टाइम मेरे वर्चुअल मशीन को मुझे ऑन करके रखना पड़ेगा करेक्ट। सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी। तो उसके लिए कैसा है, हम क्लाउड के अंदर उतना ही पे करते हैं जितने देर के लिए हम कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करते हैं। पे एज़ यू गो सर्विस है करेक्ट। तो ऐसे यूज़ केस के लिए जहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कोई सर्टेन इवेंट होगा ट्रिगर, तभी तभी हमें वो यूज़ केस को रन करना है राइट। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए पूरा वर्चुअल मशीन अलोकेट करना आई डोंट थिंक सही है राइट। ऐसे यूज़ केस के लिए हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। सो वो सारी चीज़ें हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसका थोड़ा हैंड्स ऑन भी देखेंगे। तो पहला हम लोगों को सर्विस अगर तुम रिकॉल कर रहे होगे तो चलो बताओ कौन सी सर्विस है, और कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के अलावा कंप्यूट से रिलेटेड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में पहला है हमारा ऐप इंजन। ऐप इंजन राइट, करेक्ट। और बताओ सेकंड थर्ड है ये, सॉरी थर्ड है हमारा क्लाउड फंक्शंस करेक्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहा था। और फिर फोर्थ है हमारा, बताओ, क्लाउड रन राइट, ये क्लाउड क्या रन। होता है। और लास्ट हमें एक और है हमारे पास GKE, जिसके लिए गूगल सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मैं सोच रहा कुबरनेटिस था इंजन। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे ताकि सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करें। क्योंकि देखो जब भी हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड, चाहे वो AWS हो, एजियोर हो या गूगल हो, हर एक की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलिटी है राइट। तो गूगल के अंदर अगर तुम काम कर रहे हो तो GKE उनका बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी के क्लाउड। सो हमें ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि गूगल का GKE इतना बेस्ट क्यों है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ऑफरिंग देता है ये जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तुम देखोगे ना कि जितने भी लोग माइग्रेट करते हैं ऑन प्रेमिसेस से डिफरेंट क्लाउड से गूगल क्लाउड में, सो उनका मेन इंटेंशन रहता है दे वांट टू यूटिलाइज द GKE ऑफरिंग ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना है इस चीज़ पे। सो आज के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो तीन चीज़ें हैं राइट, इसका हैंड्स ऑन लैब भी करेंगे राइट। ओके, और एक और चीज़ करने वाले हैं, इसके बारे में मोर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या यूज़ केस है इनका, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है और किस किस सिचुएशंस में हम इन सर्विसेज को लेवरेज कर सकते हैं राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं यार। चलो तुम लोग लास्ट टाइम एज़ यूज़ुअल जैसे बताते हो कि लाइक लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हाँ थोड़ा गेप है ज़्यादा राइट इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर के बीच। फिर भी चलो बताओ, मैं तुम्हें रिकॉल कराता कुछ टॉपिक्स, तुम बताना कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है राइट। सो लास्ट लेक्चर अगर तुम्हें रिकॉल कर रहा होगा तो हमने पढ़ा था स्केलिंग राइट। बताओ स्केलिंग क्या होता है। चलिए।
एक हॉरिजॉन्टल और एक मतलब जब वर्टिकल कोई स्केलिंग मतलब होता है। सही है। और स्केलिंग मीन्स होता है जब कोई हमारा जो हार्डवेयर है उसको हमें इंक्रीज करना है, अगर उस पर ज़्यादा लोड है तो उसे बोलते हैं स्केलिंग। यस। टू टाइप की स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आपने बताया था हॉरिजॉन्टल होती है इसमें हम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स ऐड करते हैं जैसे, और उसमें क्या वर्चुअल मशीन ऐड नहीं करते, उसके ऊपर जो हमारा हार्डवेयर है हार्डवेयर को ऐड करते रहता है, वो होती है वर्टिकल करेक्ट। स्केलिंग। करेक्ट। तो जस्ट फॉर द रिकॉल पर्पस, राइट, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हमारा सेम मशीन होता है, ठीक है, सेम मशीन, ठीक है, सेम वीएम रहेगा। इसके ऊपर हम लोग सपोज ये पहले कितना था, 2 वर्चुअल सीपीयू वाला था, राइट। इसके अंदर मैंने 2 वर्चुअल सीपीयू और ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग मशीन के अंदर ही, ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन पे ही वर्क करता है ये, राइट। सो इस टाइप का जो स्केलिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, राइट। और अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 2 वर्चुअल सीपीयू वाला था, राइट। अब मुझे और कंप्यूटेशनल और मेमोरी पावर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक नया वीएम स्पिन अप करूँगा और इसमें ऐड कर दूँगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम न्यू वीएम्स ऐड करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ एग्जिस्टिंग वन के साथ काम करते हैं, करेक्ट। इतना क्लियर है। तो अगर तुम लोगों को कोई बोले कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, तुम बता सकते हो। हाँ। चलो कोई यूज़ केस बताओ कि कब मैं वर्टिकल स्केलिंग यूज़ करूँगा, कब मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करूँगा, बताओ। कुछ ऐसा यूज़ केस दिमाग में आ रहा है कि कब हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ऑफ़र वाली लाइफ, तो वहाँ पर हम वर्टिकल यूज़ करें या फिर हॉरिजॉन्टल। चलो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बताओ कोई कैसे करेंगे। सपोज़ मेरे पास फ्लिपकार्ट की साइट है ना। अब नॉर्मल डेज़ था, राइट। नॉर्मल डेज़ में मेरे पास 2 वर्चुअल सीपीयू में काम हो जा रहा था, करेक्ट, है ना। अब आई सेल, सॉरी वो थोड़ा वो हो गया, एक मिनट। अब आई क्या, सेल, राइट। तो सेल के सिचुएशन में मैं क्या करूँगा बताओ, वर्टिकल स्केलिंग करेंगे। क्यों वर्टिकल स्केलिंग करेंगे मुझे ये जानना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन का बैकएंड आर्किटेक्चर है वो कैसा है, ठीक है। कई एप्लीकेशन से याद है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम मीट वाला एग्जांपल दिया था, राइट। तो मीट वाले एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर मेरा मीट का एप्लीकेशन है, करेक्ट। सो इस मीट के एप्लीकेशन में क्या होता था कि अगर मेरे पास एक 2 वर्चुअल सीपीयू वाला मशीन है, राइट। तो इस 2 वर्चुअल मशीन वाले सीपीयू की इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये सिर्फ 50 मेंबर्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ऊपर ज़्यादा जाएगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा और मेंबर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मुझे 51 वाला मेंबर ऐड करना है तो मुझे एक नया वीएम स्पिन अप करना पड़ेगा। फर्स्ट यूज़ केस अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को कंसिडर करता हूँ, करेक्ट। सेकेंड यूज़ केस ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है कि मैं क्या करूँ, सेम जो मेरा 2 वर्चुअल सीपीयू वाला था उसमें 2 वर्चुअल सीपीयू और अगर मैं ऐड कर दूँ सेम मशीन के अंदर, तो पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी 50 की, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो। 100 की, करेक्ट। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुमने अपने बैकएंड में आर्किटेक्चर कैसे बनाया है। तो अगर सपोज़ ऐसा आर्किटेक्चर है कि तुम जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, राइट, उनका जो डेटा है, मेटा डेटा बोलना चाहिए, वो तुम एक सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, सेंट्रलाइज स्टोर में स्टोर कर रहे हो। तो कैसा होगा, अगर मैं एक वर्चुअल मशीन ऐड किया, राइट, एक वर्चुअल मशीन था पहले मेरे, इसमें 50 मेंबर्स का डेटा है। अगर मैंने एक नया वर्चुअल मशीन भी लॉन्च किया, वहाँ पर भी मैं 50 मेंबर और ऐड किया, फिर तीसरा, ऐसा स्केल करते जा रहा हूँ मैं, राइट। बट इसके अंदर जितने भी मेंबर्स अवेलेबल है, जितने भी यूज़र्स अवेलेबल हैं, अगर उनका डेटा मैं किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख रहा हूँ, राइट, तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख रहा हूँ तो कैसा होगा, इन सारे वर्चुअल मशीन्स के लिए, राइट, एक कॉमन हब है जहाँ से वो डेटा उठाने वाले हैं। तो मैटर नहीं करता कि 50 मेंबर इस वर्चुअल मशीन से बिलोंग कर रहे हैं, इस वर्चुअल मशीन से बिलोंग कर रहे हैं या इससे, उन सब के लिए जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है या प्रीवियस यूज़र्स का डेटा है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से उठा रहे हैं वो लोग, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे लिए फिजिबल है, ओके है, हम ये चीज़ यूज़ केस कर सकते हैं, राइट। बट कभी कभी कैसा होता है, अगर मैं ये सेंट्रलाइज वाला जो सिस्टम है, एक मिनट
ये चेंज कर देते हैं। अगर ये सेंट्रलाइज वाला जो फंडा है अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये जो 50 मेंबर्स का डेटा है वो सिर्फ इस वर्चुअल मशीन के अंदर ही प्रेजेंट है। ये 51 वाला कैसे एक्सेस करेगा उसको? नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर ऐसा अगर यूज़ केस आया तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन है इसी में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग। क्लियर है ये कंसेप्ट? हाँ हाँ जी बिल्कुल भैया। एकदम अच्छे से। हाँ जी है भैया। ना? हाँ तो ये सारी चीज़ें कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का एप्लीकेशन कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन करते हैं, राइट, चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। करेक्ट, ये हो गया। तो वैसे अगर तुम सोचोगे कि फ्लिपकार्ट वाला केस है अगर, है ना, तो फ्लिपकार्ट के केस में भी सेम चीज़ है ना, कि अगर फ्लिपकार्ट के केस में अगर वो जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं, है ना, उनको सर्व कर रहे हैं हम, तो उनका डेटा अगर वो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं, माइक्रो सर्विस टाइप का आर्किटेक्चर है, राइट। तो मैं इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा आज मैं। तो उसमें कैसा होता है, ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को कंसिडर कर सकते हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि वहाँ पर भाई तुम सेंट्रलाइज कोई लोकेशन नहीं है, सेम वीएम में सारी चीज़ें हम स्टोर कर रहे हैं, तो उस यूज़ केस के लिए हम वर्टिकल स्केलिंग ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर हमारे एप्लीकेशन के बैकएंड को रीफैक्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, या फिर ऐसा कि हम सेंट्रलाइज लोकेशन में सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे यूज़ केस के बेसिस पे। कभी कभी कैसा होता है पता है क्या, कई लोगों का लेगेसी एप्लीकेशन होता है। लेगेसी एप्लीकेशन मतलब पुराना एप्लीकेशन, ऐसा कुछ बोल सकते हो तुम। तो पुराने टाइम के जो एप्लीकेशंस बनते थे वो लोग ना फॉलो करते थे मोनोलिथ आर्किटेक्चर, सब कुछ एक जगह पे डाल दो, ठीक है। तो अगर मैं मोनोलिथ, देखो कोई भी एप्लीकेशन रहता है ना, मेजरली वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ मोनोलिथ, क्या, मोनोलिथ। सेकंड होता है माइक्रो सर्विस। ये शायद वो डाउट सेशन में मैंने बताया था तुम लोगों को, राइट। किसी को रिकॉल हो रहा है क्या? हाँ जी भैया। ठीक हाँ है, अभिषेक को याद है। तो चलो बताओ मोनोलिथ एप्लीकेशन क्या होता है। मतलब सिंगल सर्वर पे काम करने के लिए। यस, सिंगल मतलब सर्वर सारा सारी डाटा जो एक ही जगह चीज़ें पे हैं, होगी। जैसे हमारा 3 tier एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, सब कहाँ रहेगा, एक ही जगह पे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोलिथ। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, चलो बताओ, कि अगर एक पार्ट भी अगर डाउन गया, जैसे डेटाबेस डाउन चला गया, डेटाबेस की सर्विस नहीं चल रही है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या हो गया, ठप, राइट। ये दिक्कत है, करेक्ट। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे मैनेजेबिलिटी ईजी है ना, एक ही जगह पे तुम्हें सारी चीज़ें हैंडल करनी है, 10 जगह नहीं जाना, 10 जगह के बारे में नहीं सोचना। सो इट हैज़ सम यूज़ केसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट। बट इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, कौन कौन से थे, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, राइट, प्लस डीबी, करेक्ट। यहाँ पर क्या रहेगा पता है क्या, ये जो तीनों चीज़ें थी, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डीबी, ये सारी चीज़ें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस हमारा फ्रंट एंड जो रहेगा, ठीक है, ये फ्रंट एंड हमारे किसी दूसरे लोकेशन पे रहेगा, हमारा जो बैक एंड रहेगा वो किसी दूसरे लोकेशन पे रहेगा, या फिर दूसरे पॉड, या फिर किसी वर्चुअल मशीन पे रह सकता है, और हमारा जो डेटाबेस रहेगा वो भी किसी और ही लोकेशन पे रहेगा। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि सपोज़ अगर मेरा मतलब ये नॉर्मल एग्जांपल है, जस्ट ऐसा मत कंसिडर करना कि बैकएंड मतलब पूरा बैकएंड ख़त्म हो गया, राइट। कभी कभी कैसा हुआ, जैसे अगर तुम्हारी कोई ट्रैवलिंग की साइट है, जैसे हम लोग रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो रेलवे टिकट जब हम बुक करते हैं तो वहाँ पर कितनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, चलो बताओ। सबसे पहली चीज़, पहली फ्लेक्सिबिलिटी, हम टिकट क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरी फीचर क्या देते हैं वो बताओ, हम ट्रेन का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रेन इंक्वायरी बोल सकते हैं उसको, राइट। थर्ड क्या होता है वहाँ पर, दूसरी भी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि कांटेक्ट और चैट सपोर्ट होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है। फोर्थ नंबर इंफॉर्मेशन होता है, अपकमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें।
तो सपोज़ अगर तुम्हारे रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे की साइट है, राइट, उसमें 4 फ्लेक्सिबिलिटी है, वन इज़ दिस दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन का हर एक जो एपीआई है, राइट, वो एक इंडिविजुअल पॉड में रन हो रहा है या इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स में रन होते हैं, ठीक है। और उनके डेटाबेस भी अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सपोज समझो मेरे पास एक ये जो एक मिनट ये जो पॉड है मेरा, मतलब या जो ये एप्लीकेशन है, करेक्ट, इस एप्लीकेशन का एक पार्ट मेरे एक पर्टिकुलर वीएम पे रन हो रहा है। ये एक वीएम हो गया, ठीक है। ये मेरा दूसरा पॉड या वीएम हो गया, ये दूसरा वीएम हो गया, ठीक है। ये तीसरा वीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया चौथा वीएम, करेक्ट। अब सपोज अगर देखो, और इन सब का डेटाबेस है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब अगर तुम देखोगे ये वीएम सपोज डाउन चला गया, तब भी तुम्हारा ये जो सारी सर्विस है ये रन हो रही है क्या? बोलो। हाँ हो रहा है। हो रहा है ना, क्योंकि देखो और ये ये सारी चीज़ें भले ही ये लोग आपस में एपीआई कॉल्स वगैरह करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर ये सर्वर डाउन जाता है फिर भी ये तीन चीज़ें क्या है, रनिंग है ना। तो भले टिकट बुक नहीं कर पा रहे वो लोग, बट ट्रेन की इंक्वायरी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो सर्विस। क्लियर है? और अगर यही मोनोलिथ होता तो ये सारी चीज़ें किस में होती, एक ही वीएम पे होता या एक ही जगह पे होता। तो अगर वो पूरा वीएम डाउन मतलब पूरी साइट डाउन, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। क्लियर है चीज़ें? कितने चांसेस है डाउन? ये हाँ अभिषेक। मतलब चांसेस तो नहीं होते, मतलब देखो अगर तुम मोनोलिथ एप्लीकेशंस भी जब बनाते हो, राइट, तो इसमें भी क्या रहता है कि हम पहले से सोच के रखते हैं। तुम्हें बताया था मैंने डीआर और एचए, दो वर्ड बताया था। कोई बताएगा क्या होता है डीआर एंड एचए? डिजास्टर रिकवरी और हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेबिलिटी। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इनकेस अगर हमारा मोनोलिथ एप्लीकेशन है, अगर वो डाउन भी जाता है, राइट, तो हम ये चीज़ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या हमारे पास क्या बैकअप है। सो एवरीवेयर देयर इज़ अ सोल्यूशन, बट हमें बस सोचना होता है कि हम किस तरह से आर्किटेक्ट करें, और हर एक एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर सोचो कोई बड़ा सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में नहीं तोड़ पा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए तो हमें मोनोलिथ ही यूज़ करना पड़ेगा ना, देयर इज़ नो ऑप्शन। तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही वैसी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डीआर और एचए करते हैं। तो एचए में डीआर के लिए बताओ क्या करते हैं हम लोग? नए नए वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं अलग अलग रीजन में। ओके, इस या फिर हम उसको लोग इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड बाय मोड इमेज बना यूज़ ले। करते हैं। जैसे कैसा है, मेरा एक रीजन है मुंबई में, राइट, और एक है मेरा दिल्ली में। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा मुंबई वाला डाउन भी जाता है डेटा सेंटर, करेक्ट, तो तो मेरा दिल्ली दिल्ली वाला ऑन वाला रहेगा। लाइव रहेगा। हाई हाँ अवेलेबिलिटी में मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल जून्स, मल्टीपल रीजन्स में मैंने अपने डेटा को क्या करके रखता हूँ, रेप्लिकेट करके रखता हूँ, राइट, ताकि अगर कहीं से भी एक जगह का भी डिज़ास्टर आया या कुछ भी हुआ, मेरे पास प्लान बी है, तो मेरा वेबसाइट ऑल द टाइम क्लाइंट को सर्व कर रहा ही होगा, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब हाँ तुम लोगों अभिषेक। को मैंने बताया था रीजन एंड जोन, चलो सिंपल से बता दो, रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है। रीजन मतलब काफी बड़ा एरिया होता है, जैसे मुंबई में, दिल्ली, उसके अंदर का 3-4 डेटा सेंटर, उसे बोलते हैं हम जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स। तो इस तरह से अगर मैं डिफाइन करूँ, दिस इज़ जोन बेसिकली इज अ पार्ट रीजन, ऑफ रीजन। राइट, और हर रीजन के अंदर बेसिकली कॉमनली क्या होते हैं, 3 डेटा सेंटर्स होते हैं, एंड दोज डेटा सेंटर इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी जोन। जोन्स, या फिर वो AWS का है। ओके, ओके ओके। गूगल में इसको जोन ही बोलते हैं, इसको रीजन बोलते हैं, ओके। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, बताओ इंडिया में कितने रीजन्स हैं? एक मुंबई और दिल्ली। दो दिल्ली रीजन और है, मुंबई। एशिया साउथ वन। वन, दैट इज योर मुंबई, एंड एशिया साउथ साउथ। टू, दैट इज दिल्ली। दिल्ली रीजन, ओके। सो इतना हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया। तो मुझे थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा ब्रीफ करोगे क्या वर्चुअल मशीन इंस्टेंस के बारे में, मतलब कौन से टाइप की सर्विस है ये, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, किस यूज़ केस के लिए हम यूज़ करेंगे।
बताओ सबसे पहले ये कौन से टाइप की सर्विस है? कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे काम करता है। आई इंफ्रास्ट्रक्चर ए एस, राइट। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप का मॉडल है। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की फ्लेक्सिबिलिटी होती है बताओ? सबसे पहले आता है हमारा हार्डवेयर, वो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लैंड नीचे वगैरह, राइट। फिर उसके इंटरनल फायरवॉल रूल डेटा सेंटर का, फिर उसकी सिक्योरिटी वगैरह ये सब आते हैं, राइट। और उसके ऊपर आता है तुम आपका हाइपरवाइज़र वगैरह हो गया, तुम्हारा वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह ये हो गया, है ना। फिर वहाँ पर एक स्टैक आता है जहाँ पर आता है हमारा ओएस। और इससे ऊपर का जो भी स्टैक रहता है वो एज अ क्लाइंट कौन हैंडल करता है? हम हैंडल करते हैं। तो इस तरह के सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, राइट। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? ये विंडोज़ होगा या मैक होगा या फिर तुम्हारा लिनक्स होगा, राइट। ये हम डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट। उसके ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर कौन कौन से डिपेंडिंग अदर सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन रन होगा, ये सारी चीज़ें की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हमें मिलती है वर्चुअल मशीन इंस्टेंस में, करेक्ट। अब जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कौन कौन से ऑफरिंग्स अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो मैंने तुम्हें एक टर्म बताया था, पैस सर्विस के लिए एक ऑफरिंग अवेलेबल है। क्या है बताओ उसका नाम? बताओ। कंटेनर्स। नो, दैट इज ऐप इंजन। क्या है वो? ऐप इंजन। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक पैस ऑफरिंग के लिए एक सर्विस अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐप इंजन, ओके। सो बेसिकली ऐप इंजन पैस सर्विस है, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बताओ? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, तो मतलब बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जल्दी बताओ। ओएस भी हमें मिल जाएगा। सब कुछ हमें ओएस के मिल ऊपर जाएगा। मिल जाएगा। जस्ट द थिंग कि हमें किस चीज़ की देखो, ज़रूरत होगी, यहाँ तक का स्टैक पूरा, कौन कौन सा, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर गया, हाइपरवाइज़र हो गया, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें कौन कौन से डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, क्या फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन होगा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड। प्रोवाइडर। जैसे कि यहाँ पर कौन है हमारा क्लाउड प्रोवाइडर? जीसीपी। 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 और हमें जस्ट फोकस करना होता है इस स्टैक के ऊपर। जैसे कि हमारा पाइथन एप्लीकेशन है, राइट। तो हमें जस्ट एप्लीकेशन कोड पे ध्यान देना है, हमारे कोड पे एप्लीकेशन ध्यान देना लॉजिक पे है। ध्यान देना है, राइट। हम क्या करते हैं पता है क्या? ऐप इंजन में बेसिकली ना एक यामल फाइल बनाते हैं। क्या फाइल बनाते हैं? यामल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जब यामल फाइल बनाते हैं इसमें हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है, राइट, वो एप्लीकेशन पाइथन का एप्लीकेशन है और इसके लिए ये पैकेजेस, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन अपना खुद का चलाते हैं जब खुद के लैपटॉप पे, राइट, हम क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है वो किस किस सॉफ्टवेयर पे रन हो रहा है। जैसे कि अगर मुझे सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या करना है, डेटा सेट्स वगैरह के साथ काम करना है, तो तुम लोग अगर डेटा साइंस से रिलेटेड थोड़ा भी आता होगा तो तुमने देखा होगा वहाँ पर नमपाई नाम की चीज़ होती है, सुना है क्या किसी ने? नमपाई, पांडास। पांडास, ये सब एक मॉड्यूल्स हैं, राइट। वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक यामल बनाते हैं, राइट। उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें जब मेरा एप्लीकेशन रन हो तो पहले से आपका जो, क्योंकि देखो यहाँ पर बैकएंड के जो नीचे की चीज़ें हैं, राइट, ये कौन करके दे रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर। बट क्लाउड प्रोवाइडर को हमें बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो इन इन यूज़ केसेस के साथ, इन इन डिपेंडेंसीज के साथ रन होता है। जैसे मेरा डेटा साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है तो उसको नमपाई चाहिए, उसको पांडास चाहिए, उसको पाइथन की आईडी चाहिए क्योंकि वो पाइथन का एप्लीकेशन है, करेक्ट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू देते हैं? यूजिंग यामल, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन की कौन से इन्वायरमेंट पे रन होने वाला है, पाइथन में है, नोड जेएस में है ना। भैया इसमें एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज लिखते हैं ना हम यस YAML में। यस यस। तो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट बताएंगे, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, कौन कौन से पैकेजेस हमें चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज, राइट।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू देते हैं एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड YAML फाइल। और बेसिकली यहाँ पर होता है app.yaml बनाएंगे हम, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम बताएंगे क्लाउड प्रोवाइडर को कि भाई हमारा एक पाइथन का एप्लीकेशन है, उसकी ये डिपेंडेंसी है, आप इसके हिसाब से बैकएंड का पूरा सेटअप करके दो, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ना बैकएंड में लोग नहीं हैं संभालने के लिए, या फिर उनको ओवरहेड नहीं चाहिए, दे आर जस्ट वांट टू फोकस ऑन देयर टेक्नोलॉजी, और उनका जो एप्लीकेशन है, यूज़ केस है, उसको और इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, बैकएंड की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे नहीं हैंडल करना, क्लाउड प्रोवाइडर को ही हैंडल करने देते हैं, बेटर रहेगा, राइट। तो इस ऐसे सिचुएशंस के लिए हम प्रेफर करते हैं पैस सर्विस, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में वो पैस सर्विस क्या है, ऐप इंजन है। क्लियर है इतना? इसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती होगी ऑब्वियसली। क्यों क्यों बताओ क्यों होती है इसकी प्राइसिंग ज़्यादा? क्योंकि जीसीपी को करता है। यस, देखो अगर तुम कंपनी में हो, राइट, तो कंपनी क्योंकि में गूगल अगर सब मैनेज करता है सारा खुद मैनेज करते हो, तो इसके हम लिए। बंदा रखते हैं ना एक अलग से मैनेज करने के लिए चीज़ों को, तो उसको तो हम पे करते ही है ना। यहाँ क्लाउड कर रहा है खुद से, तो उनको भी तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑफरिंग ये भी थोड़ा महंगे होते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ आती है कि जो हमारा ऐप इंजन होता है वो दो फ्लेवर में आता है। जो हमारा ऐप इंजन है वो दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब ऐप इंजन स्टैंडर्ड और ऐप इंजन फ्लेक्सिबल क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ अभिषेक आ रहा है। ओके, सो स्टैंडर्ड में क्या रहता है, यहाँ पर तुम्हें ना बेसिक लैंग्वेजेस मिलते हैं, बेसिक आईडीज़ मिलते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास पाइथन का एप्लीकेशन है तो मुझे इन्वायरमेंट बताना पड़ता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो पाइथन पे रन होने वाला है। तो वैसे ही क्या होता है, ये स्टैंडर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ना जस्ट बेसिक जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं उसका सपोर्ट होता है, ठीक है। बट अगर हम ऐप इंजन फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहे हैं तो तुम कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंसी वगैरह पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो ऐप इंजन का, ओके। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि लिस्ट ऑफ ये लैंग्वेजेस हैं जो कि ऐप इंजन स्टैंडर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है पता है क्या, कि अगर ऐप इंजन तुम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट, और अगर तुम्हारे एप्लीकेशन पे ट्रैफिक क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तो तुम्हें ज़ीरो पे करना पड़ेगा। बट अगर तुम फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा ट्रैफिक क्या है, सॉरी, ट्रैफिक क्या है, ज़ीरो है, फिर भी तुम्हें पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, क्योंकि ऐप इंजन फ्लेक्सिबल जो होता है ना, तुम्हारे लिए एक वीएम तो स्पिन अप करके रखता ही है ताकि कोई दिक्कत ना आए, डीआर बना रहे, एचए बना रहे, करेक्ट। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभिषेक ठीक है, तो ये था ऐप इंजन स्टैंडर्ड, ऐप इंजन फ्लेक्सिबल। अब तुम्हें एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फिर हम जाएंगे लैब करने एक्चुअल में। तो यहाँ पर ना एक फीचर होता है दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट ट्रैफिक फीचर। स्प्लिट ट्रैफिक फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अपने को अच्छे से समझना है इस चीज़ को। अब देखो कैसा होता है पता है क्या, कि ऐप इंजन अगर तुम फ्लेक्सिबल या स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो या ऐप इंजन ही यूज़ कर रहे हो, है ना, तो तुम सोचोगे अगर कि भाई अगर मैंने एक यामल दे दिया, मतलब ऐप डॉट यामल बना के दे दिया, ठीक है, अब भाई साहब ने इसको ले लिया और इससे एप्लीकेशन मेरा डिप्लॉय कर दिया क्लाउड के अंदर, राइट। अब क्या हो गया कि अब तुम लोग भी जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एक टाइम के बाद हम नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, राइट, फिर नई फंक्शनैलिटीज़, नए फीचर ऐड करते जाते हैं, राइट। तो तुम ये नए फंक्शनैलिटी, नए फीचर्स को यहाँ पर कैसे टेस्ट करोगे, कैसे तुम एंड यूज़र तक पास ऑन करोगे। तो अगर मैं नॉर्मल तुम लोगों को डेवऑप्स का साइकिल बताऊं, राइट, याद होगा अगर तुम लोगों को बताया था मैंने शायद, तो सबसे पहले क्या रहता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है, राइट, डेवलपर बनाता है,
उसको वो कैसे देता है, QA वालों को देता है टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी इंश्योरेंस या फिर टेस्टर वगैरह को देता है। फिर टेस्टर के बाद वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट में आता है। रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। स्टेजिंग इन्वायरमेंट में वहाँ क्या रहता है, कुछ एक्चुअल जो लोड होता है, राइट, वो एक्चुअल लोड हम इस एप्लीकेशन पे डाल के देखते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। देन उसके बाद क्या होता है, एंड यूज़र्स पे भी जाता है प्रॉड में, राइट। बट वो प्रॉड में भी सबसे पहले हम बीटा प्रोग्राम चलाते हैं, करेक्ट। बीटा प्रोग्राम में भी कुछ सेट ऑफ यूज़र्स होते हैं, उनको ही इस एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, करेक्ट। याद है ना ये सारी चीज़ें? तो अब देखो तुम लोग हाँ अभिषेक। अगर तुम लोग अभी मैनेज सर्विस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें तो बस यही बताना है ना भाई कि यार ये मेरा एप्लीकेशन है, इसकी ये डिपेंडेंसी है, तो तुम लोग ये जो फ्लो है ये कैसे अचीव करोगे? क्वेश्चन आना चाहिए, करेक्ट ना, कि अगर मैं पैस सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नॉर्मल जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्लो होता है वो तो ऐसा होना चाहिए कि ना कि सामने वाले ने एप्लीकेशन बनाया, QA ने उसको टेस्ट किया, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में गया, देन हमने उस पर वर्कलोड डाल के देखा, देन प्रॉड में गया, फिर प्रॉड में भी हम बीटा प्रोग्राम चलाते हैं ताकि एक्चुअल जो यूज़र्स हैं उनसे फीडबैक मिले, उसके बेसिस पे हम लोग फिर से इम्प्रूवमेंट करें एंड देन फाइनल रिलीज़ करें जनरल अवेलेबल वाली सिचुएशन में, करेक्ट ना। ये हमारा नॉर्मल फ्लो होता है। बट अगर मैं पैस सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ तो बस मुझे एक ही चीज़ बताने की ज़रूरत है ना कि भाई मेरा एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो क्लाउड हैंडल कर रहा है। तो ये जो पूरा फ्लो मैंने तुम्हें बताया ये हम कैसे अचीव करेंगे, क्या लगता है? मतलब क्वेश्चन वाली बात है ना कि अगर मैं सिर्फ एप्लीकेशन बना दिया, उसको मैंने पैस सर्विस में दे दिया, है ना, सो क्या लगता है तुम्हें ये सही वे है क्या? है ना, अगर उस एप्लीकेशन में कोई बग निकला या एक्चुअल में जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उसको उनको दिक्कत हो रही है, उनका फीडबैक है अगर, तो कोई भी अगर रॉन्ग रिलीज़ में पास कर दे रहा हूँ आगे तो ये दिक्कत है ना। सही बोल रहा हूँ ना? हमें टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी पहले, तब जाके अगर मैं एप्लीकेशन जनरल अवेलेबल करता हूँ सारी यूज़र्स के लिए तो वो एप्लीकेशन फुल्ली फ्लैश्ड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र्स भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, करेक्ट। तो ये पूरा जो फ्लो है ये अचीव करने के लिए हमारे पास ऐप इंजन में अवेलेबल है एक फ़ीचर जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट ट्रैफिक फ़ीचर। इसमें बेसिकली क्या होता है पता है क्या? देखो, सबसे पहले क्या किया, जो डेवलपर होता है, ठीक है, ये हमारे हो गए डेवलपर, इन डेवलपर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया, राइट। अब इस एप्लीकेशन को मैंने दिया QA को, उसने टेस्ट किया। अब टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया QA वाला सेक्शन, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, ठीक है, और इसको हम लोग देते हैं ऐप इंजन में, ठीक है, ऐप इंजन में। तो जैसे तुम लोग देखते होगे एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, ऐप इंजन भी क्या रहता है पता है क्या, हर एक डिप्लॉयमेंट के साथ, हर एक जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम जो अप्लाई करते हैं उसके साथ एक वर्जन बनाता है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलीज़ है, सो दिस इज़ कॉल्ड वर्जन 1। अब क्या होगा, थोड़ा फीडबैक मिला मुझे यहाँ से, यूज़र्स ने दिया कि भाई तुम्हारे एप्लीकेशन में ये दिक्कत है, ये लैग करता है, इसमें प्रॉब्लम है। सो उसके बेसिस में क्या करेगा डेवलपर, फिर से लेगा फीडबैक और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन पे क्या करेगा, चेंजेस करेगा, राइट। और वो चेंजेस फिर से QA के पास जाएंगे, फिर से हम ऐप इंजन पे एक नया कॉन्फ़िगरेशन फाइल अप्लाई करेंगे एंड देन फिर एक नया डिप्लॉयमेंट होगा, वो हमारा होगा वर्जन नंबर 2, करेक्ट। अब क्या होगा, ये जो वर्जन 1 है हमारा और ये जो वर्जन 2 है हमारा, राइट, तो हमारे पास ऐप इंजन में ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि मैं अगर चाहूँ, राइट, तो सपोज़ अगर मेरे 100% यूज़र्स हैं, 100% क्या है, यूज़र्स हैं। अब इन 100% यूज़र्स में जो मेरे 80% यूज़र्स हैं उनको मैं वर्जन 1 दे सकता हूँ एज अ सर्विस, मतलब उनको वो दिखेगा, और जो मेरे 20% यूज़र्स हैं उनको मैं वर्जन 2 दे सकता हूँ एज अ बीटा प्रोग्राम, ताकि इनसे फीडबैक मिले, फिर से हम चेंजेस करें और फिर बाद में जब फुल्ली फ्लैश्ड हमारा एप्लीकेशन बन जाए तो हम उसको जनरली अवेलेबल कर दे, तो पूरे का पूरा 100% ट्रैफिक वर्जन 2 पे आ जाएगा। चीज़ें समझ में आई क्या? सो दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिट ट्रैफिक, हाँ अभिषेक। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लाइक ऐप इंजन क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, किस यूज़ केस पे यूज़ करना है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट ट्रैफिक फंक्शनैलिटी, राइट।
तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ना तुम्हें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और याद रखने वाली चीज़ है कि किसी भी गूगल प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही ऐप इंजन डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है, या फिर डिप्लॉयमेंट की जगह मैं बोल दूँ ऐप इंजन एप्लीकेशन हो सकता है। उसके अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया ऊपर कि ये हमारा वर्जन 1 है, ये हमारा वर्जन 2 है, वर्जन 3 4 5 6 7 8 जितना भी बनाना बनाओ, बट एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही ऐप इंजन डिप्लॉयमेंट हो सकता है और आगे नहीं। याद रखना, अगर तुम एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सोच रहे हो, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। क्लियर है यहाँ तक पूरा अच्छे से? कोई डाउट है? बोलो। डजंट मैटर ना कि मैं एक कर सकता हूँ कितने, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट आईडीज तो कितने भी बना सकता हूँ। बना सकते हो, बट कैसा होता है हर एक प्रोजेक्ट आईडी के साथ मैनेजेबिलिटी भी बढ़ती है ना। अब तुम्हें एक प्रोजेक्ट नहीं संभालना, 10 प्रोजेक्ट संभालना है, राइट? तो उससे थोड़ा ना मैनेजमेंट ओवरहेड बढ़ता है। सो फॉर द सेफर एंड लोग क्या करते हैं, एक ऐप इंजन डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, वर्जन्स। और हमारे पास स्प्लिट ट्रैफिक फीचर है, तो हम अपने बेसिस पे फ्लेक्सिबल हैं कि हम दूसरे वर्जन्स में ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ अभिषेक एक क्वेश्चन था मेरा कि मान ले मैंने 2 वर्जन बना लिए, ठीक है, यस। और उसमें ऐसा है कि मतलब मेरे को जो ट्रैफिक है वो एक ही वर्जन में मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब मैं अलग अलग वर्जन में अपनी ट्रैफिक स्प्लिट कर सकता हूँ कि एक ही वर्जन में एट अ टाइम एक ही पॉसिबल है नहीं नहीं, ट्रैफिक अलग स्प्लिट अलग करना? वर्जन में स्प्लिट कर सकते हैं एट अ कर टाइम। सकते हैं, एट अ टाइम अलग अलग कर सकते हैं, हाँ। मतलब V1 में भी कर सकते हैं, V2 में भी कर सकते हैं यस फॉर यस एग्जाम्पल। यस। तो जैसे अच्छा। कैसा है ना, जो जो बंदे बीटा पार्ट में, बीटा प्रोग्राम में पार्ट हो रहे हैं, ले रहे हैं, राइट? तो उनको मैं क्या करूँगा, वर्जन 2 सर्व करूँगा। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखते होगे लोड बैलेंसर एक्चुअल में कैसे काम करता है, मैं आगे बताऊँगा भी। तो वहाँ पर कैसा होता है, अलग अलग टाइप के अल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे राउंड रॉबिन हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, राइट? तो इस टाइप के ना अल्गोरिदम्स हैं, तो उसकी या फिर आईपी बेस्ड भी होता है। अगर सपोज देखो मेरे 4 फ्रेंड हैं और मुझे उनको वर्जन 2 ही सर्व करना है, तो मैं वहाँ पर वाइट लिस्ट कर सकता हूँ कि भाई इन्हीं 4 बंदों को वर्जन 2 देना है, बाकी सबको वर्जन 1 दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्प्लिट ट्रैफिक फीचर का। तो बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सो हमें पता होना चाहिए, करेक्ट? सो लैब चले करने, हाँ हाँ थेरी समझ में आ गई पूरी, कब यूज़ हाँ, करना समझ है, गया। क्या होता है, कैसा है, सारी चीज़, राइट? सो हाँ जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मुझे दो तुम लोग। हम्म, हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है? एक मिनट बस। ओके, मैं अपना फुल, सो जस्ट अपने क्विक लैब के पेज कंसोल पे जाना, राइट? मतलब क्विक लैब का जो तुम्हारा पेज है, जस्ट सर्च फॉर ऐप इंजन एंड हिट, ठीक है? तुम्हें ऐप इंजन से रिलेटेड कुछ लैब्स मिलेंगे। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पाइथन, ओके, चलो पाइथन के साथ चलते हैं। तुम लोग मोस्टली आई थिंक पाइथन के साथ फेमिलियर होगे, राइट? क्या बोलते हो? हाँ। ऐप इंजन क्विक आप स्टार्ट फेमिलियर है? पाइथन, ठीक है? जस्ट सर्च करना ये चीज़, ऐप इंजन क्विक स्टार्ट पाइथन, ठीक है? चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और कैसा लगता है वो, ठीक है? तो जस्ट 20 मिनट का लैब है और तुम्हें अब कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, राइट? क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। सो जस्ट एक सैम्पल रन करके देखते हैं, फिर बाद में जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा ना, खुद का एप्लीकेशन एक बनाना सिंपल सा, और ट्राई करना अलग अलग वर्जन स्प्लिटिंग वगैरह, या फिर खुद का एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का, ठीक है? सो चलो यार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है। सबसे पहले एक डाउनलोड करेंगे एक सैम्पल एप्लीकेशन, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन को लोकली कि ये कैसे रन हो रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है, देन डिप्लॉय करेंगे उसको ऐप इंजन में। सो स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, जस्ट क्लिक हियर। चलो, और तुम लोग जब लैब करते हो ना, लैब को सीखने का तरीका पता है क्या है? मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है राइट, पढ़ने के लिए भी, बट बहुत सारी चीज़ें जो है हर एक लैब में कॉमन है। सो हमें जस्ट क्या करना है, फोकस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ऑथ लिस्ट वगैरह, ये हम एक बार पढ़ के समझ जाते हैं राइट। तो वो सारी चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करना, समझ में आ गई चीज़ें, हाँ ओके है ना। हमें जस्ट करना है मेन टास्क में। सबसे पहला काम होता है कि अनेबल गूगल ऐप इंजन एडमिन एपीआई। अब देखो, कुछ भी चीज़ अगर तुम काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो बैकएंड में, जैसे कि तुम वर्चुअल मशीन्स भी बनाते हो या फिर इमेजेस बनाते हो, करेक्ट, तो हर एक एक्शन के लिए बैकएंड में ना एपीआई कॉल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था शायद एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर भी कैसा है, अगर मुझे ऐप इंजन यूज़ करना है तो मुझे ऐप इंजन एडमिन एपीआई को अनेबल करना होता है। अगर तुम GCVM बनाओगे तो वहाँ पर कंप्यूट इंजन एपीआई होता है, उसको अनेबल करना पड़ता है। तो हर एक सर्विस जो तुम लेवरेज करने वाले हो, सबसे पहली चीज़ क्या है, पहला एक्शन आइटम क्या होगा, उसका रिलेवेंट जो एपीआई होता है उसको हमें अनेबल करना होता है। सबसे पहले लॉगिन करते हैं, जस्ट राइट क्लिक इनकॉग्निटो टैब, ठीक है, ये चलते हैं, पेस्ट करता हूँ मैं कमांड, ओके, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ अभिषेक। बढ़िया। सो आ गए हम। सबसे पहला काम क्या बोले हमने, एपीआई एनेबल करना पड़ेगा राइट। सो कैसे करोगे, सबसे पहले या तो तुम यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज करके ऑफरिंग होती है, यहाँ से तुम लाइब्रेरीज में चले जाओ, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। भी यहाँ से चलते हैं, दूसरे टाइम दूसरे साइट से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ आया मैं, हमारा जो एपीआई है उसका नाम क्या है बताओ। देखो यहाँ भी उन्होंने बोला सबसे पहले क्लिक करो एपीआई एंड सर्विसेज में, देन लाइब्रेरी में जाओ राइट, ऐप इंजन एडमिन एपीआई। सो जस्ट कॉपी करते हैं ये चीज़, जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ओके, आ जाएगा वो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये रहा ऐप इंजन एडमिन एपीआई, इसको हमने कर दिया अनेबल, ऑलरेडी अनेबल्ड है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लैब्स अगर तुम करोगे ना, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है चीज़ें, तो तुम्हें अलग से ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डाउनलोड द हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो ये गूगल की रेपोजिटरी है, तुम लोग खुद से भी जाके देख सकते हो, लाइक जस्ट ये जो सामने का यूआरएल है ना, अगर तुम गूगल में डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। तो तुम लोग ना खुद से लोकल पे भी ट्राई कर सकते हो ये सारी चीज़ें। एक मिनट, हिट किया मैंने, ये आ गया गूगल की रेपोजिटरी। तो यहाँ पर अगर रेपोजिटरी में तुम देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो हमारा ये पाइथन एप्लीकेशन भी इसमें अवेलेबल होगा, जस्ट जाना वहाँ देखना उन्होंने कैसे एप्लीकेशंस को बना रखा है। देखो CPPs हैं और सैम्पल्स है, डायलॉग फ्लो इंटीग्रेशन जो चैटबॉट्स वगैरह बनाते हैं। तो तुम इन सब चीज़ों को चाह के ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हुए हैं वहाँ पे, इससे रिलेटेड तुम एग्जांपल्स ले लो, कुछ यूज़ केस बना लो, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाएगा। तो बहुत सारे सैम्पल्स हैं, जस्ट गो थ्रू करना, जाना और एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा और बैक आते हैं, क्लाउड सेल ओपन करते हैं, यहाँ पर हम डिप्लॉय करते हैं हमारा कोड, ठीक है। गिट क्लोन तो पता है ना सबको? हाँ, कॉपी करेगा कोड गिटहब से। करेक्ट। सो जो भी यूआरएल्स हम यहाँ यूज़ करते हैं ना, एक बार गो थ्रू करना वहाँ पे, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकता है मतलब? ओके ओके श्योर, ठीक है, इतना परफेक्ट। परफेक्ट ना। भैया गिट क्लोन ने वो किया ना, हमारे जो गूगल की रिपोजिटरी थी वहाँ से कुछ चीज़ सर्विस हमें चाहिए थी पाइथन वाली, उसका कोड कॉपी कर लिया हमारे लोकल करेक्ट मशीन पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो मैंने जो तुम्हें गिटहब का रेपो यूआई पे दिखाया राइट, वहाँ से जो ये पाइथन डॉक सैम्पल डॉट गिट था, ये उन्होंने उठा के इधर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये रहा पाइथन डॉक सैम्पल्स, करेक्ट। ये अब क्या एपीआई बना रखे हैं ना भैया उन्होंने, किसके लिए? ये एपीआई है असल में पाइथन डॉक्स नहीं सैंपल। नहीं नहीं, ये जस्ट कैसा है, तुम्हारे लिए सीखने के लिए एक सैम्पल एप्लीकेशन है, इसके अंदर कोड एप्लीकेशन का, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन हो गया, वेब ओके सर्वर ओके बना के मतलब रख दिया, तो वो सारी चीज़ें हैं, ओके।
अब हमें इस डायरेक्टरी पे जाना है। देखो कैसा होता है ना, कुछ कुछ कमांड्स हैं जो कॉमन है, जैसे ये गिट क्लोन दिखा मुझे, गिट क्लोन पहली बार अगर मैं देखूंगा तो जस्ट पढ़ लेना कि बेसिकली ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, गिटहब से जो हमारा रेपोजिटरी है उससे जो फाइल्स है वो कॉपी कर रहा है। सेकंड क्या हुआ, गो टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द सैम्पल कोड। तो यहाँ पर cd कमांड का यूज़ क्या हो रहा है, चेंज डायरेक्टरी। हमें समझ में आ गया कि cd का मतलब क्या होता है, गिट क्लोन का मतलब क्या होता है, राइट। तो ऐसे ही सीखना होता है, ठीक है। सो जस्ट पेस्ट किया मैंने। अब मैं इस डायरेक्टरी में आ गया, ls करके देखते हैं तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 फाइल्स दिख रहे हैं, है ना। इसको और अच्छे से देखते हैं कि एक्चुअल में हर फाइल के अंदर है क्या, है ना। तब जाके क्लियर आइडिया आएगा ना कि हमारा एप्लीकेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है। तुम्हें थोड़ा सा पाइथन से फेमिलियर हो तुम लोग सब, राइट। थोड़ा मोड़ा आता होगा बेसिक सा कि एक्चुअल में पाइथन में कैसे कोड करना होता है, फॉर लूप्स क्या होते हैं, राइट। कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाना होता है, राइट। तो सबसे पहले पाइथन सैम्पल, यहाँ पर अगर तुम जाओगे ना तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ऑन कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फोल्डर पे गया, फिर उसके बाद ऐप इंजन में गया, स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, नॉट फ्लेक्सिबल वन, 2 टाइप का मैंने बताया था, और लास्ट में हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हायरार्की में जाएंगे, पाइथन डॉक सैम्पल्स, देन ऐप इंजन में भी कैसा स्टैंडर्ड पाइथन 3 ऐसा था, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड के अंदर हम गए हैं, और हेलो वर्ल्ड के अंदर वो सारे फाइल्स अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखा था, ये सारी चीज़ें, करेक्ट। अब देखते हैं कि हर एक फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ मैं main.tf। तो main.tf बेसिकली एक फ्लास्क का सिंपल सा एप्लीकेशन है। फ्लास्क से हम वेब APIs वगैरह बनाते हैं पाइथन के अंदर। सो जो भी बिगनर होते हैं, अगर पाइथन में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं कोई सिंपल सा, राइट, तो उसके लिए हम फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक राउट क्लियर कर रखा है इसने, उसके अंदर ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। अगर जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई चलो हिट मारा मैंने URL पे, वो मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन हो गया। अब मैंने बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट भी बतानी पड़ेगी मुझे एक्चुअल में कि ये एप्लीकेशन का कोड है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको जस्ट एक फ्लास्क चाहिए एज अ लाइब्रेरी, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि देखो बैकएंड में ऐप इंजन के लिए सारी चीज़ें कौन सेटअप करके देता है, बोलो, GCP या क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। तो उनको बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में मेरा एप्लीकेशन कैसे चलेगा, क्या क्या उसकी डिपेंडेंसीज है, करेक्ट। तो उसके लिए अगर तुम देखोगे तो इन्होंने जस्ट एक चीज़ डिफाइन की यहाँ पर कि मेरा जो रन टाइम है, मेरा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रन होगा, वो क्या है, पाइथन 3.9 पाइथन है, 3.6। 3.9 है बेसिकली। ओके ओके। बस इतना बताने की ज़रूरत है यार। वो बैकएंड में सारी चीज़ें सोचो कितना मतलब कितना एडवांस है, राइट। जस्ट हमने बताया कि भाई मुझे सिर्फ पाइथन 3.9 चाहिए, ये मेरा एप्लीकेशन का कोड है, ये requirement.txt है, बाकी बैकएंड में सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद सेटअप कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर। तो कितना एडवांस हो गया ना। मतलब मुझे क्या करना है, जस्ट एप्लीकेशन लिखना है, भाई को बता देना भाई ऐसे करना है, चलो हो गया, बस बैकएंड सारी चीज़ें पहले से सेटअप है, राइट। तो कितना एडवांस है ये। तो वही चीज़ें अभी ट्राई करते हैं, है ना, कैसा चलता है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सा टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसा चलेगा, राइट। तो ये ले लिया इन्होंने, पहले से एक नॉर्मल सा सर्वर डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो उस पर हम रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आया मैं, जस्ट क्या कर रहा हूँ मैं, रन किया वेब सर्वर, ऑथराइज़ करो। जैसे हम लोग नहीं नॉर्मल अपने लोकल में टेस्ट करते हैं, कोई भी पाइथन का कोड हो गया या कुछ भी कोड हो गया, राइट। तो वैसे ही ये हमने रन कर दिया, ठीक है। लोकल होस्ट पे वो रन हो रहा है, सारी चीज़ें इंस्टॉल वगैरह कर रहा है, डिपेंडेंसीज वगैरह। तो तुम लोग अगर अभी यहाँ पर देख रहे हो ना जो चीज़ें चल रही हैं, तुम्हें पता है क्या, जब हम लोग ऐप इंजन को देंगे ये चीज़, तो वो भी बैकएंड में यही करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ढूंढेगा requirement.txt फाइल कौन सी है, अच्छा ये है, इसमें क्या क्या लिखा है, तो हमने जस्ट क्या डाला था, सिर्फ फ्लास्क, करेक्ट। तो वो जाके देखेगा ओके फ्लास्क में सिर्फ फ्लास्क चाहिए इनको, तो वो क्या करेगा, पिप का कमांड चलाएगा, बैकएंड से वो फ्लास्क इंस्टॉल करेगा तुम्हारे लिए, इन्वायरमेंट सेटअप करेगा पाइथन का 3.9 के साथ, और फिर उस एप्लीकेशन को तुम्हारे लिए रन करेगा। तो वेब प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा लग रहा है। आई थिंक तुम्हें क्या लगता है, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए था, राइट। चेंज करना है क्या इसको,
चलो चेंज भी करते हैं थोड़ा मोड़ा, हाँ, कंटेंट एक्सपेरिमेंट चेंज करना कर दे। इम्पोर्टेंट है राइट। तुम लोग भी जब हाँ सीखते हो ना हम्म। A to Z मत क्या करो यार, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर लिखते हैं हेलो फ्रॉम अभिषेक, ठीक है, अभी लिखते हैं, इसको सेव कर देते हैं, सेव ऑल, एक बार और सेव किया मैंने, यहाँ पर आए, इसको टर्मिनेट अगर करना है जस्ट कंट्रोल C, ठीक है, फिर से सेम अप एरो की रन कर दिया मैंने, फिर से इन्वायरमेंट वगैरह सब सेटअप करेगा। तो तुम्हें लग नहीं रहा कि वो पहले मेरा वर्जन 1 था, अब ये मेरा वर्जन 2 है ना। सेम चीज़ हम करके देखेंगे, फिर उधर स्प्लिट फीचर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम दोनों जो हमारा वो है क्या बोलते हैं वर्जन्स है उसके बीच आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो अभी अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हेलो वर्ल्ड की जगह क्या दिखना चाहिए मुझे बताओ। हेलो फ्रॉम अभी। हेलो फ्रॉम अभी आ गया, देखो कितना सिंपल था राइट, ये सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो अभी देखो गूगल ने तुम्हें सैम्पल एप्लीकेशन दे दिया, तुम इसमें मॉडिफाई करो खुद से और ऐप इंजन में डिप्लॉय करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी है यार, कितना सिंपल है ना। और फिर तुम जितनी भी हाँ, चीज़ें तुमने पढ़ी अभी ऐप इंजन के बारे में, तुम उसको सारी चीज़ें बता सकते हो कि ऐप इंजन इसलिए यूज़ करते हैं, इस यूज़ केस के लिए यूज़ करेंगे, ये फीचर्स अवेलेबल हैं उसमें राइट। तो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया यार, और क्या चाहिए राइट, सिंपल है ना। ओके देन यहाँ पर ये कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। हाँ अब देखो बेसिकली नॉर्मल एप्लीकेशंस में क्या रहता है, हमारे पास app.yaml फाइल नहीं होती है। मैंने बोला ना कि अगर मुझे ऐप इंजन को बताना है कि भाई तुम्हें ये इन्वायरमेंट सेटअप करके देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक app.yaml फाइल देनी पड़ती है करेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि उस app.yaml फाइल में हमारे पास क्या होना चाहिए, पाइथन का 3.9 वाला इन्वायरमेंट आप सेटअप करो। और भी ज़्यादा डिपेंडेंसीज आती है जब हम एडवांस चीज़ों में डालते हैं ना, यहाँ पर राउट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, मतलब बहुत एडवांस चीज़ें हो सकती है इसके साथ। बट फॉर द डेमो पर्पस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना करते हैं अभी है ना। तो यहाँ पर अगर आए तो हमने app.yaml फाइल पहले से बना रखा है, मतलब अगर मैं अभी ऐप डिप्लॉय करूँगा तो हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर है गूगल या फिर ऐप इंजन सर्विस है उसको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि app.yaml फाइल यहाँ पर अवेलेबल है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि रन टाइम हमारा 3.9 होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली फेच करके हमारे लिए वो इन्वायरमेंट सेटअप करके रहेगा। और फिर जस्ट जैसे मैंने बताया तुम्हें कि हमें जस्ट एक ही चीज़ देनी है app.yaml और हमारे एप्लीकेशन के कोड उसकी डिपेंडेंसी, और जस्ट ये एक हिट कमांड है ऐप डिप्लॉय, जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय, तुम्हारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लाउड में डिप्लॉय हो जाएगा। लेट्स सी देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। सो जस्ट मैं कमांड पेस्ट कर रहा राइट, सॉरी ऐप डिप्लॉय हिट किया मैंने। जस्ट मुझे अभी बताना पड़ेगा रीज़न कि कहाँ पर मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहता हूँ। नॉर्मल यूज़ केस के लिए 17 लेते हैं, दैट इज़ US सेंट्रल 1, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम लोगों को कई जगह दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल ये सपोर्ट करता है। कुछ सर्च API अभी इनका चल रहा है नया, बीटा में प्रीव्यू मोड में है वो अभी, तो मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो सारा रीज़न वगैरह सब डिसाइडेड है कि कहाँ पर कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं राइट। बाकी हम US सेंट्रल 1 में डिप्लॉय कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। और उसके बाद तुम्हें पता है क्या, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं राइट, तो वहाँ पर कैसे DNS सेटअप करना पड़ता है, किस पे वो सर्व करेगा, सारी चीज़ें राइट, वो सारी की सारी चीज़ें, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें SSL अप्लाई करना वो ताले वाला राइट, वो सारी की सारी चीज़ें बैकएंड में क्लाउड खुद से करके देगा। अभी देखो जादू, मतलब यहाँ पे ऐसा अपाची या फिर कोई वेब सर्वर की जरूरत नहीं रहती। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। हमें बताया ना पैस सर्विस का मतलब ही यही है ना कि हमें जस्ट फोकस करना है किस चीज़ पे, अपने एप्लीकेशन कोड पे, दैट्स ऑल। बैकएंड की सारी चीज़ें कौन हैंडल करने वाला है, हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। सो ये चीज़ें क्लाउड यहाँ पर होने प्रोवाइडर। वाली है। अगर UI में देखना है एक्चुअल में कैसा होता है राइट, सो हम क्या करेंगे, इससे बैक आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने होम पे गया, मैं डैशबोर्ड पे यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं ऐप इंजन, राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पर देखोगे ना जो मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया ना वो यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा होगा। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन
जो मैंने अभी अभी डिप्लॉय किया ना, ऐप डिप्लॉय मार के, वो मेरा ये एप्लीकेशन है और ये उसका यूआरएल है। अभी ये क्रिएशन स्टेट पे है, राइट, क्रिएट ऐप इंजन वर्जन। तो वो जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि अभी वर्जन जो है वो 100% ट्रैफिक। तो अगर मैंने तुम्हें बताया ना स्प्लिट ट्रैफिक का फंक्शनैलिटी होता है, तो मेरे पास अगर 2 वर्जन्स होंगे ना तो यहाँ पर 2 दिखा रहा होगा, और वहाँ पर हम चाहे ना तो स्प्लिट कर सकते हैं कि भाई 50% इसको जाए, 50% इसको जाए, या 80-20 ऐसा जाए। तो वो जो स्टेजिंग से प्रोडक्शन और जो नया बीटा यूज़र वगैरह वाली जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम इसके थ्रू अचीव करते हैं। तो मैं दिखाता वो चीज़ कैसा होता है। तो हमारा हो गया है, राइट, डिप्लॉय। ये कमांड हमें मिला है ऐप ब्राउज करके। ये बेसिकली क्या करता है पता है तुम्हें? ये तुम्हारा सारा डिटेल बता देगा कि तुम्हारा जो ऐप इंजन डिप्लॉयमेंट हुआ है उसका यूआरएल क्या है। ये रहा हमारा यूआरएल, ये सेम यूआरएल है जो यहाँ मेंशन है। तो अगर मैं अभी इसको क्लिक करूँगा, बताओ क्या दिखना चाहिए मुझे? हेलो फ्रॉम अभी, मतलब कंटेंट जो चेंज किया। करेक्ट, हेलो फ्रॉम अभी। अभी देखो, मतलब कल हम लोग जब उस दिन कर रहे थे, राइट, MIG बना रहे थे, फिर एप्लीकेशन का वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे हमारे किस पे, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस पे। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, हमें नहीं। जस्ट यामल दिया, एक app.yaml, और हमारे लिए सब बैकएंड में उसने करके दे दिया यार, हमारा एप्लीकेशन रनिंग है। अगर मैं ये तुम्हें भी देता हूँ अभी, राइट, ये तुम अपने ब्राउज़र पे भी हिट करोगे, वो एक्सेसिबल है आउटसाइड वर्ल्ड को। और यहाँ पर देखो SSL भी लगा हुआ है, राइट, तो सिक्योर्ड है बिल्कुल। तो देखो कितना इजी था, करेक्ट, कितना कितना सिंपल था, राइट, कि कितना इजीली हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं और हमारे जो एप्लीकेशन है उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब तुम लोग ये बताओ मुझे, इसका आंसर दो। चलो तुम खुद ही दे देना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100% हो गया। ओके, 3 ही मिनट बाकी है। तो अभी थोड़ा ना स्प्लिट फीचर को मैं तुम्हें दिखा देता, राइट, थोड़ा सा और। सो अभी कैसा है, ऐप इंजन वाले डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पर सर्विसेज में जाओ, ठीक है। सर्विसेज में अगर मैंने और वर्जन्स यहाँ पर डिप्लॉय किए होते अभी, मतलब इसका एक एडवांस लैब है। आई जस्ट वांट कि तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो ताकि तुम्हें समझ में आए कि चीज़ें क्या हैं, ताकि जैसे यहाँ पर वर्जन्स में अगर मैं जाता हूँ, राइट, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे अभी एक ही वर्जन अवेलेबल है, और यहाँ पर देखो ये स्प्लिट ट्रैफिक का फीचर है। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी वर्जन्स होते हैं, राइट, वो सारे वर्जन्स यहाँ पर दिखते हैं। और ये जो स्प्लिट फीचर है, दिख रहा है तुम्हें कि स्प्लिट ट्रैफिक बाय IP एड्रेस, कुकी या रैंडम, राइट, इसके बेसिस पे हम ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं कि 20% इधर जाएगा, 30% इधर जाएगा, बेस्ड ऑन IP। जैसे मैंने बोला मेरे 4 फ्रेंड हैं और मैं चाहता हूँ सिर्फ इन्हीं को वर्जन 2 जाए, तो वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर कुकी बेस्ड है तो तुम जाते हो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कैसा होता है, अगर तुम्हारा कुकी सेव है तुम्हारे ब्राउज़र पे और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेसिबल हो इजीली, राइट, तो जिसके पास जो कुकी होगा उसके हिसाब से सर्व कर सकता हूँ या रैंडमली भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। सो मैं तुम लोगों को ग्रुप पे एक लैब डालूंगा जिसमें ये स्प्लिट फीचर को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रखा है। तो जस्ट एक बार जाना, ट्राई करना और मुझे बताओ अगले सेशन में कि तुम कर पाए कि नहीं अचीव, वरना हम साथ में करेंगे, ठीक है। ओके भैया। क्योंकि कैसा है, तुम भी अगर खुद से एक्सप्लोर करोगे ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को सीखोगे। मेरे लिए तो मैं बता दूंगा कि देखो यार दूसरा वर्जन मैंने डाल दिया, और बी श्योर कि तुम जब एप्लीकेशन बनाओगे या डिप्लॉय करोगे, खुद का कस्टमाइजेशन करना है यार, ठीक है, मेरे जस्ट यूज़ नहीं करने का, है ना, कि जस्ट मैंने नाम चेंज कर दिया, हेलो फ्रॉम अभी कर दिया, बस इतना नहीं। थोड़ा ट्राई करना कि कुछ छोटा सा वेब पेज डाल दिया मैंने या ऐसा कुछ, ठीक है। और नहीं होता तो जस्ट क्वेरी डालो ग्रुप पे, हम सॉल्व करते हैं साथ में। तुम्हें या सैम्पल एप्लीकेशन दूंगा मैं, वो ट्राई करना, खुद का कस्टमाइजेशन करना, तब जाके तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि यार अगर मेरा खुद का कस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टम एप्लीकेशन है, तो उसको ऐप इंजन में कैसे डिप्लॉय करना होता है। क्लियर है चीज़ें? सही लगा ये चीज़? यस। बहुत हाँ अच्छा सा अभिषेक। फीचर है, राइट। सो एंड करते हैं लैब, और बताओ यार कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट है अभी तक तो रिजॉल्व करते हैं। स्टॉप करते हैं प्रेजेंटेशन और